स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत कर रहे हैं इंट्राडे मोमेंटम इंडेक्स इंडिकेटर के साथ। दोस्तों ये इंडिकेटर कहा जाता है कि कैंडल स्टिक और आरएसआई दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, एक मिक्सचर है, और ये मिक्सचर एक कमाल के सिग्नल जनरेट करता है, मार्केट के मोमेंटम को अच्छी तरीके से पकड़ने में आपकी मदद करता है। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, मोमेंटम इंडेक्स, जैसे कि आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है, ये भी एक मोमेंटम इंडिकेटर है। बाजार के अंदर मोमेंटम कैप्चर करने के लिए इंडिकेटर काम आते हैं, साथ ही साथ ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बताने के आपके काम आते हैं। तो ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है, हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज बात करेंगे। देखिए आज के जो वीडियो है इसके अंदर जो हमने कंटेंट लिए हैं उस कंटेंट को आप ध्यान से देखिए कि ये क्या होता है, इंट्राडे मोमेंटम इंडेक्स क्या होता है, क्या इसकी कैलकुलेशन, क्या इसका फॉर्मूला है, ये तो हम बात करेंगे ही करेंगे। साथ में इसकी हिस्ट्री, फॉर्मूला, कैसे इसको अप्लाई करना चाहिए चार्ट के ऊपर, इसको बैक टेस्ट करेंगे स्ट्रिक के ऊपर। साथ में इसके अंदर भी हम आपको दे देंगे ताकि आप पहचान सके कि कब ये इंडिकेटर सिग्नल दे और कब आप किसी स्टॉक या कमोडिटी को पकड़ सके, देख सके कि कहां पर कौन सा सिग्नल जनरेट हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इंट्राडे मोमेंटम इंडेक्स जो इंडिकेटर है दोस्तों, जैसे कि हमने बात करा, ये कंबाइन करता है कैंडलस्टिक एनालिसिस को साथ में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को। क्यों? क्योंकि आरएसआई का जो फॉर्मूला होता है लगभग फॉर्मूले का वही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कैंडलस्टिक एनालिसिस इसलिए क्योंकि यहाँ पर ओपन और क्लोज के गैप को कंसीडर किया जाता है, उसके बिहार पर चेक किया जाता है कि क्या मोमेंटम आ रहा है, क्या मोमेंटम नहीं आ रहा है। और जो कैंडल स्टिक है ये पूरा आपको एक ब्यौरा रखती है पूरे दिन का, जितने दिन का भी आपने टाइम फ्रेम लगाया है कि कहाँ पर कोई चीज़ ओपन हुई है, कहाँ क्लोज हुई है, कहाँ हाई बना है, कहाँ लो बना है। तो ये सारी चीज़ आप जानते ही है। और इस इंडिकेटर को डेवलप करा है तुषार चांदे साहब ने। आप जरा समझते हैं और देखते हैं कि क्या इस इंडिकेटर का फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा आपको ध्यान लगा कर इसको समझना होगा, बाकी अगर आप ध्यान देंगे तो बड़ा इजी है। देखिए IMI इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इंडिकेटर को। अब ये क्या कर रहा है, अब कहता है नंबर ऑफ डेज गेन्स को कंसीडर करेगा। मान लेते हैं कि पिछले 20 डेज का हमने इस इंडिकेटर को लगाया है, तो पिछले 20 डेज में जो कैंडल्स गेन यानी पॉजिटिव हुई है, जिनका जो ओपन और क्लोज जो था वो हाई है ओपन से, उसको कहेंगे हम गेन्स। तो उस गेन्स वाले को यहां पर कंसीडर करेगा ऊपर की तरफ, फिर नीचे इसको डिवाइड कर देगा जिन कैंडल्स का गेन्स है उसके साथ। फर्स्ट तो ये है, सेकंड है लॉस वाली, जो लॉसेस में डेज गए हैं उन दोनों को प्लस करके इससे डिवाइड करेगा और उसको मल्टीप्लाई कर देगा इससे 100 से। ये दोस्तों इसका मेनली फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा हम इसको सीधी बात में भी समझेंगे ताकि आपको समझ में आए। अब इसमें CP का मतलब है क्लोजिंग प्राइस, OP का मतलब है ओपनिंग प्राइस, और ज़्यादातर 14 दिन पे टिपिकली कंसीडर किया जाता है, लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर में इसको 20 डेज के टाइम पीरियड पे कंसीडर किया जाता है। अब सीधी बात वाली जो कैलकुलेशन है जो हमारे चैनल पे हमेशा ध्यान रखी जाती है कि चीज़ों को हम सीधी भाषा में समझना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ज़रा उसको देख लेते हैं कि सीधी बात वाली कैलकुलेशन क्या है। तो अगर हम ज़्यादा दिमाग ना लगाए और अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो एक कैलकुलेट करता है सम ऑफ गेन्स ऑन अप डेज। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपने 14 दिन का इस इंडिकेटर लगाया हुआ है तो 14 दिन के अंदर जो गेन्स है, गेन्स वालों को सबसे पहले क्या करेगा, कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ 14 दिन का जो गेन्स आएंगे उसको ये कैप्चर कर लेता है। 14 डेज के गेन्स को कैप्चर कर लिया। अब इसको डिवाइड कर देगा, जितने गेन्स आए हैं प्लस जितने लॉसेस आए हैं उन दोनों को प्लस करेगा, फिर उसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो गेन्स प्लस लॉसेस, ये दोस्तों जब आ जाएंगे तो ये इससे इसको डिवाइड कर देगा, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं 100 से। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एक आपको रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आपको 0 से लेकर 100 तक मिल सकता है, उससे ऊपर नहीं। एक ऑसिलेट करता है, ऑसिलेटर है, मोमेंटम ऑसिलेटर आप इसको कहते हैं। अब अगर ये ग्रेटर देन है 70 के तो उसको कंसीडर किया जाता है ओवरबॉट, यानी बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। और अगर ये लेस देन है 30 के तो इसको कहा जाता है ओवरसोल्ड। अगर ये फिगर आती है तो यानी कोई भी चीज जो ट्रेड हो रही है वो काफी सस्ती हो चुकी है, काफी ज्यादा बिक चुकी है, ये दोस्तों इसको कंसीडर किया जाता है। लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, जब हम चार्ट के ऊपर जाएंगे तो रियल पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। जरा समझते हैं, चार्ट के ऊपर इंडिकेटर को लगाते हैं और देखते हैं कि क्या इसके अंदर ट्रिक है और क्या इसके अंदर लॉजिक है, ताकि आप समझ सके कि बिल्कुल ब्लाइंडली 70-30 के ऊपर फेथ नहीं करना है। दोस्तों मैं आ गया चार्ट के ऊपर। चार्ट आपको दिख रहा है अपोलो हॉस्पिटल का, और जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ ये ज़ीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसका ओपनिंग लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया है।
देखिए स्टडीज़ में जाते हैं, स्टडीज़ में जाने के बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं इंट्राडे मोमेंटम इंडेक्स को। जैसे मैं इंट्राडे मोमेंटम इंडेक्स सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ आपको इस प्रकार का दिखाई देगा, ये बिल्कुल आरएसआई जैसा दिखाई देता है और उसी कैलकुलेशंस पे लगभग काम करता है। तो यहाँ देखिए 70-30 इसमें डिफ़ॉल्ट दिया गया है, तो हम 70 को ग्रीन कर लेते हैं और 30 को हम रेड कर लेते हैं और इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग 20 पे ही रहने देते हैं। हमने बात करी थी कि ज़्यादातर 14 या 20 पे बनता है, किसी पे 14 या किसी पे 20 इसकी सेटिंग रहती है डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, मैं चार्ट दिखा रहा हूँ आपको अपोलो हॉस्पिटल का। आप देखिए जब भी 30 के आसपास आता है तो क्या ये ओवरसोल्ड हो गया, यानी जितना बिकना था बिक गया। देखिए ये जो एरिया है यहाँ ये 30 के नीचे आ गया, उसके बाद ये ऊपर गया है, तो ये एरिया क्या ओवरसोल्ड था? बिल्कुल ये ओवरसोल्ड था, यानी यहीं से बाजार के अंदर जितना गिरना था गिरा, उसके बाद बाजार ऊपर चला गया। फिर देखिए क्या ये ओवरसोल्ड था? तो बिल्कुल ये ओवरसोल्ड था, यहाँ से बाजार फिर ऊपर चला गया। क्या ये 2 पॉइंट ओवरसोल्ड थे? बिल्कुल ये 2 पॉइंट ओवरसोल्ड थे। ये सारी चीज आपको समझ में आ गई। अब भाई ओवरसोल्ड तो अच्छे से काम कर रहा है, ये तो बिल्कुल क्लियरली हमें चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर ओवरबॉट देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए 70 से ऊपर गया यहाँ पर, लेकिन जब ये 70 के ऊपर गया तो ये ओवर बॉट नहीं हुआ, यानी ये वापस ऊपर चला गया, यानी जितना खरीदना था उतना नहीं खरीदा गया और ऊपर चला गया। आप कई बार देखेंगे 70 के आसपास जाता है, कई बार ये नीचे आ भी जाता है, लेकिन कई बार ये ऊपर जाता हुआ आपको यहाँ दिखाई देगा। साथ में अगर हम ओवरसोल्ड की कंडीशन डाउन ट्रेंड में देखें तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि ओवरसोल्ड कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ डाउन ट्रेंड्स चल रहे हैं और यहाँ पर देखिए जब भी ओवरसोल्ड देता है, देखिए यहाँ पर इसने पहली बार ओवरसोल्ड दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से ऊपर तो चला गया, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से तो वापस नीचे चला गया। आप यहाँ देखेंगे यहाँ से तो वापस नीचे चला गया। आप यहाँ देखेंगे यहाँ से तो वापस नीचे चला गया। तो क्या यहाँ पर ओवरसोल्ड काम करे? यहाँ पर ओवरसोल्ड काम नहीं करे। तो यहाँ पर मुद्दे की बात ये है, कहना ये चाह रहे हैं, काफ़ी लोग पूछेंगे कहना क्या चाह रहे हो। जब भी मार्केट के अंदर आप इस तरीके के इंडिकेटर लगाते हो या आरएसआई लगाते हो या इंट्राडे मोमेंटम इंडेक्स लगाते हो, बात एक ही है, आपको ध्यान देना है ट्रेंड के ऊपर। जैसे कि आप अपोलो हॉस्पिटल को देखेंगे, ये अप्रैल मार्च 2020 से लेकर के अब तक ये बुलिश जोन में है। जब भी इस तरीके के जब चार्ट दिखेंगे, ये बुलिश चार्ट दिखेंगे, इसके अंदर ओवरसोल्ड वैलिड रहेंगे। यहाँ पर आप ओवरसोल्ड को पिक कर सकते हो, यहाँ पर आप इनको 30 के आसपास पकड़ सकते हो, यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हो। लेकिन अगर ये ऐसे डाउन ट्रेंड में जाते हुए दिखाई देंगे तो इनको अवॉइड कर देना, ये आपके काम के नहीं रहेंगे। इनका ट्रेंड अप था इसलिए 30 वाला काम कर रहा था और यहाँ पर 70 वाली की कोई रेलेवेंस नहीं रह जाती। लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो 70 पे आप शॉर्ट कर सकते हो, ना कि आपको 70 के ऊपर कोई पोजीशन काटनी है। यहाँ पर आपको शॉर्ट करने का अच्छा एरिया मिलता है। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये इंडिकेटर्स काम करते हैं। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो ओवरसोल्ड काम करेगा 30 वाला, बिल्कुल मैं एग्री हूं। लेकिन अगर ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है और उसमें आपने ओवरसोल्ड समझ लिया 30 को, तो नुकसान होने के चांसेस रहेंगे, बाजार आपको और तेजी से नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं डाउन ट्रेंड की, तो डाउन ट्रेंड में देखिए अगर आपको शॉर्टिंग करनी है तो शॉर्ट आप कर सकते हैं। और ये 70 का जो लेवल है, जैसे इसके ऊपर आ जाता है, देखिए डाउन ट्रेंड बना हुआ है, 70 के लेवल के ऊपर आप देखिए शॉर्ट कर सकते हैं और वहीं से बाजार आपको गिरता हुआ नजर आएगा। ये देखिए कितने सारे पॉइंट मैं यहाँ पर लगाऊंगा और वहीं से लगभग बाजार गिरता हुआ आपको नजर आएगा। देखिए देखिए बहुत सारे, अब यहाँ पर देखिए ट्रेंड चेंज हो गया। अब जब ट्रेंड चेंज हो गया तो अब आपको ध्यान देना है 30 वाले लेवल पर अगर आपको पोजीशन बनानी है। तो मेन मुद्दे वाली बात यह है कि ब्लाइंडली 70-30 के ऊपर फेथ नहीं करना होता। सेकंड, अगर हम बात करें कि बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे ही 70 के ऊपर आता है तो 70 के ऊपर एक बुलिश ट्रेंड भी देखने को मिलता है। देखिए मैं यहाँ पर चार्ट लगाता हूँ 1 मंथ का। 1 मंथ में देखिए 70 के ऊपर आने के बाद भी स्टॉक बहुत तेजी से भागता है। यहाँ देखिए 2004 में यहाँ पर 70 के ऊपर गया था, 100 पे स्टॉक था और उसके बाद 100 का स्टॉक 300 का हो गया और 70 के ऊपर ही बना हुआ था। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है कि 70 के ऊपर ओवरबॉट हो जाता है, इसको भी हम नहीं मानते। कई बार ये काम करता है लेकिन बहुत बार ये काम नहीं करता है। 70 के ऊपर आना यानी इसके अंदर स्ट्रेंथ है, स्टॉक तेजी से भाग रहा है। अगर कोई चीज़ तेजी से भाग रही है तो उसको भागने देना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को भी भागने देना चाहिए। ठीक इसी तरीके से जब ये 30 के नीचे आ जाता है तब भी आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ से
बिक गया, जितना बिकना था अब यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से और नीचे भी जा सकता है, तो आपको ट्रेंड का ज़रूर ध्यान देना है। सेकंड, अगर मैं बात करूँ जो मुझे सेटिंग्स पसंद है, जो मुझे सेटिंग पसंद है वो है 50-50। मैं 50-50 को ज़्यादा अच्छे से कंसीडर करना पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% से मुझे थोड़ी ज़्यादा मिल जाए तो मेरे लिए रेलिवेंट रहता है। देखिए, अगर मैं सेटिंग की बात करूँ, अगर मैं 50-50 कर देता हूँ, 50-50 का मतलब ये है कि 50 से ऊपर जाएगा तो मैं बुलिश मानता हूँ, और 50 से नीचे है तो मैं बेरिश मानता हूँ। तो वो काफ़ी हद तक जो पिक्चर है वो काफ़ी नॉइस फ्री हो जाती है मेरे लिए। अगर आप देखें, अपोलो हॉस्पिटल सेम चार्ट है, कुछ भी नहीं करा, 50 के ऊपर गया, यानी ये जैसे ही 50 के ऊपर गया ग्रीन हो गया। अब इससे ऊपर जब तक ये चल रहा है तब तक मैं इसको क्या मानता हूँ, बुलिश मानता हूँ। और मेरे लिए क्या है कि काफ़ी नॉइस फ्री हो गया। अगर मुझे बुलिश होना है तो 50 के ऊपर ये होना चाहिए। ये सेम चीज़ मैं आरएसआई में भी यूज़ करता हूँ। और अगर ये 50 के नीचे है तो मैं वेट करता हूँ। अगर शॉर्ट करना है तो ट्रेंड डाउन होना चाहिए। अगर ट्रेंड नेगेटिव है, 50 के नीचे है, तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। तो अगर आप देखेंगे जब भी 50 के ऊपर आता है एक बढ़िया रैली देखने को मिलती है, और जब भी 50 के नीचे आता है तो एक स्ट्रगल करता हुआ आपको चार्ट दिखाई देता है। आपको बहुत बार देखिए स्ट्रगल करते हुए आपको दिखाई देगा। तो ये मेरे लिए ज़्यादा रेलिवेंट रहता है। तो मैं 50-50 सेटिंग के साथ ही इसको बैक टेस्ट करना सिखाऊंगा आपको, स्ट्रिक के ऊपर कि कैसे बैक टेस्ट करें, साथ में स्कैनर हम आपको दिखा देते हैं। तो उम्मीद है ये इंडिकेटर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, और ट्रेंड के साथ आप फॉलो कर सकते हैं। ओवरबॉट ओवरसोल्ड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं स्ट्रिक के ऊपर। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं स्कैनर क्रिएट करके दिखा देता हूँ, स्कैनर कैसे क्रिएट करें। तो मैं क्रिएट स्कैनर में जाता हूँ, और यहाँ पर मान लेते हैं मैंने निफ्टी 500 यानी निफ्टी 500 के जितने भी स्टॉक है वो सिलेक्ट कर लिया। आप जो चाहे यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम फ्रेम जो आपको चाहिए रखिए, जैसे कि मैं रख लेता हूँ 1 डे कैंडल स्टिक, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लगाना है अपना स्कैनर। तो मैं क्या कहता हूँ, इंट्राडे मोमेंटम इंडेक्स इंडिकेटर मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, डिफॉल्ट सेटिंग में सेलेक्ट कर लिया। क्रॉसिस अबोव करे 30 के, जैसे कि हमने बात करी थी कि एक तो 30 वाला लेवल है, एक 70 वाला लेवल है। क्रॉसिस बिलो 70 आप कर सकते हैं, 50 के अबोव या 50 के बिलो, जो आप चाहे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ कि क्रॉसिस अबोव 30, नंबर 30। तो जो जो स्टॉक 30 को क्रॉस करके ऊपर जा रहे होंगे वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। देखिए, मैं यहाँ स्कैन करता हूँ, यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टॉक्स आ गए। अब जो हिसाब इंडिया है इसको एक बार देख लेते हैं, क्या इसका चार्ट कैसा दिख रहा है। हिसाब इंडिया, अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बिल्कुल 30 के ऊपर क्रॉस करा है इसने। आपको यहाँ फिगर भी दिखाई दे रही होगी नीचे, ये देखिए, ये 30 के ऊपर, ये देखिए लेवल आ रहा है 32 पॉइंट, यहाँ पर आ रहा है 32.69, 30 के ऊपर क्रॉस करा है। तो यहाँ पर देखिए जो चार्ट है वो भी देखिए बुलिश ही है, थोड़ा चौपी जोन में चल रहा है। और ये शायद एक ओवर सोल्ड लेवल हो सकता है, जैसा मुझे चार्ट दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मार्केट क्या करेगी ये नहीं पता। लेकिन अगर मुझे यहाँ ट्रेड लेना है तो मैं नीचे का जो स्विंग है यहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा, यहाँ पर मैं बाय करूंगा, और यहाँ जो उसका टॉप है टॉप के आसपास में अपना टारगेट लगाऊंगा। तो मेरा सेटअप कुछ इस तरीके का होगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा बुलिश ही दिख रहा है, चार्ट थोड़ा बुलिश दिख रहा है। तो इस तरीके से मैं चार्ट के अंदर स्कैनर लगा सकता हूँ स्ट्रिक के अंदर, और बहुत सारे जो स्टॉक आपको दिख रहे हैं इन सब के अंदर ये कंडीशन बनी होगी। अगर मैं कहता हूँ कि क्रॉसिस बिलो 70 यानी 70 के नीचे आ रहा हो तो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्रॉसिस बिलो, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा 70, और इसको मैं डन कर दूंगा एंड सेव एंड स्कैन। देखिए चार्ट आगे बहुत सारे। अब ए बी कैपिटल को एक बार देख लेते हैं, क्या चार्ट कह रहा है ए बी कैपिटल का। अब देखिए 70 के नीचे आ रहा है, 70 के नीचे अगर आप देखेंगे 69 पर ये आ गया है। ये देखिए 69.18 इसकी वैल्यू आ रही है एमएमआई इंडिकेटर की। लेकिन मैं इसको शॉर्ट नहीं कर सकता। शॉर्ट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ट बुलिश है। बुलिश चार्ट के अंदर आपको शॉर्ट का नहीं सोचना चाहिए, बाय करने का सोचना चाहिए। अगर इसका चार्ट वीक होता या डाउन ट्रेंड में होता तो डेफिनेटली मैं इसको यहाँ शॉर्ट करता, लेकिन मैं इसको शॉर्ट नहीं कर रहा। ये सिर्फ एक करेक्शन हो सकती है, ये कोई डाउन ट्रेंड में नहीं जा रहा, तेजी से नीचे नहीं गिर रहा। तो यही चीज़ आपको समझनी होती है कि हमेशा 70 का लेवल रेलेवेंस नहीं होता, हमेशा 30 का लेवल रेलेवेंस नहीं होता। आपको ट्रेंड को ज़रूर देखना चाहिए। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि आपको स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट करनी है। जो ये 50-50 वाला मैंने बोला कि 50 के ऊपर मैं बुलिश मानता हूँ, 50 के नीचे बेरिश मानता हूँ, सिर्फ इसको लेकर के मैं एक स्ट्रैटेजी कंसीडर करने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा। देखिए स्ट्रैटेजी में जाते हैं यहाँ पर और क्रिएट स्ट्रैटेजी पे क्लिक करते हैं। मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। मैंने नॉर्मली सिलेक्ट कर लिए हैं बैंक निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स,
और 1 आवर का हमने टाइम फ्रेम लिया है। 2-4 दिन की ट्रेडिंग के लिए हम सोच रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा रेलिवेंट रहती है इस इंडिकेटर के ऊपर। शॉर्ट टर्म का मोमेंटम ये अच्छे से कैप्चर कर पाता है। और इसके अंदर मैंने इंडिकेटर लगाया इंट्राडे मोमेंटम इंडेक्स, राइट, और पीरियड 20 सेम डिफॉल्ट सेटिंग पे। और मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि क्रॉसिस अबोव करे 50 के, जैसे क्रॉसिस अबोव करेगा 50 के वैसे ही हम बाय करेंगे। जैसे कि हमने अभी बोला था कि 50 के ऊपर बुलिश मानता हूँ, 50 के नीचे बेरिश, तो मैंने 50 के ऊपर इसको कहा कि जैसे ही करेगा वैसे ही हम इसको बाय करेंगे। तो क्रॉसिस अबोव नंबर हमने डाला 50, राइट। अब यहाँ पर एग्जिट की बात कर लेते हैं, एग्जिट कब करेंगे। तो एग्जिट के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर अगर हम चार्ट के ऊपर चलते हैं तो मैं एग्जिट लूंगा पूरा कैप्चर करने के बाद। भाई ये मुझे पूरा ट्रेंड कैप्चर करना है। मान लेते ये स्टॉक ने यहाँ पर 50 क्रॉस करा। अब यहाँ पर जो स्टॉक चल रहा होगा ये लगभग 80 या 90 रुपये पे चल रहा होगा, 80-90 रुपीज़ पे ये स्टॉक चल रहा था। अगर मैं इसमें कोई परसेंटेज लगाता हूँ, मान लेते हैं मैंने 10% लगाया, 20% प्रॉफिट लगाया, तो 10-20 रुपये बढ़ के मेरा प्रॉफिट हिट हो जाता। लेकिन गया तो बहुत ऊपर है, अभी 130 तक भी चला गया ये। तो ये पूरा क्या, ये जो ट्रेंड है ये मैक्सिमम ट्रेंड में खा सकता हूँ क्या? कोई तरीका है जिससे मुझे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाए? तो इसका तरीका ये है कि भाई मैं 50 से ऊपर जब एमएमआई जाएगा तब खरीदूंगा, और जब वो 50 से नीचे थोड़ा सा हम 10 रुपये का बफर ले लेते हैं, 10 पॉइंट का बफर ले लेते हैं, यानी 40 के नीचे जब आ जाएगा तब मैं एग्जिट कर दूंगा। अब इसको जाने तो जितना ऊपर जा रहा है, हो सकता है यहाँ से 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, जो भी हो जाए हो जाने दीजिए। लेकिन जैसे ही 40 के नीचे आएगा तब मैं एग्जिट करूंगा। मैं प्राइस को लेकर के या कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो में इस तरीके से मेंटेन नहीं कर रहा परसेंटेज के हिसाब से। तो मैं इसको परसेंटेज के हिसाब से ना करके मैं इंडिकेटर के हिसाब से कर रहा हूँ कि जब तक ये 50 के ऊपर बना हुआ है तब तक मैं होल्ड करूंगा, 50 के नीचे जब जाएगा तब मैं इसको एग्जिट करूंगा। अब इसी चीज़ के साथ इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर रहे हैं। अब हमने एग्जिट यहाँ पर क्या लगाया कि एमएमआई इंडिकेटर इंट्राडे मोमेंटम इंडेक्स क्रॉसिस बिलो 50 से थोड़ा सा नीचे। कई बार क्या होता है 50 के आसपास आता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर वापस ऊपर चले जाता है। तो इसलिए 10 पॉइंट का मैंने थोड़ा बफर ले लिया है कि 10 पॉइंट और नीचे होना चाहिए, क्रॉसिस बिलो नंबर 40, राइट। अब सिंपल सी दोस्तों स्ट्रेटजी बन गई है। एमएमआई इंडिकेटर क्रॉसेस अबव 50 में बाय करूंगा, एमएमआई इंडिकेटर क्रॉसेस बिलो 40 में एग्जिट करूंगा। और स्टॉप लॉस परसेंटेज में 99 लगा देता हूं, क्योंकि 99 लगाने से कोई रेलिवेंस नहीं रह जाती है, क्योंकि 99% तो हिट ही नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले तो ये ऊपर वाली कंडीशन ही मैच हो जाती है। शो एडवांस में सारी चीज़ चेक कर लीजिए। एम की जगह आप CNC नॉर्मल लगा लीजिए, और इसको हम बैक टेस्ट कर लेते हैं। IMI, मैं गलत बोल रहा हूँ बार बार, MMI बोल रहा हूँ, IMI स्ट्रेटजी 7 बैक टेस्ट। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए रिजल्ट, देखिए कितने ज़बरदस्त रिजल्ट यहाँ पर आए हैं। अगर आप देखेंगे एक्सिस बैंक में 3% का नुकसान है, लेकिन HDFC में 38, SBI में 112, PNB में 28, कैनरा बैंक में अच्छा नहीं चला, RBL में 24, ICICI बैंक में 21, 129, और IDFC फर्स्ट बैंक में 119 का प्रॉफिट। तो इतना ज़बरदस्त 119% का प्रॉफिट, इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ आया। सिर्फ यस बैंक और कैनरा बैंक को छोड़ दे तो इनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब रहा। अदरवाइज स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम कर रही है, और बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी हमने यहाँ क्रिएट करी है। मैं इसको एडिट करता हूँ। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि स्ट्रैटेजी को आप एक काम करिए परसेंटेज पे लगा दीजिए। तो अगर मैं इसको परसेंटेज पे लगाता हूँ तो देखते क्या होता है। तो मैंने यहाँ 5% का स्टॉप लॉस लगाया, 10% का हमने यहाँ टारगेट लगा दिया, और 40 का हमने एक लगाया कि 40 के नीचे आएगा तो हम एग्जिट कर ही जाएंगे। अगर मैं ये करता हूँ तो देखते क्या रिजल्ट आता है। तो अगर आप रिजल्ट देखेंगे दोस्तों, रिजल्ट जो है थोड़े खराब हो गए। जहां ऊपर हमें ऑल ओवर 33% दिख रहा था पहले, अब 21% हो गया। और कुछ रिजल्ट हमारे खराब हो गए, कुछ रिजल्ट ठीक भी हुए, कुछ खराब हो गए, लेकिन ऑल ओवर जो पुराने वाला तरीका था वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा था। तो हम क्यों परसेंटेज लगाए, हम क्यों यहाँ दिमाग लगाए, तो हम इसको 99 ही कर देते हैं। तो ये दोस्तों डिफरेंस होता है जब आप परसेंटेज लगाते हैं। आपको नहीं पता कोई स्टॉक कितना भागेगा, अगर वो बहुत ज़्यादा भागने की भाग सकता है, भाग रहा है, तो उसका पूरा बेनिफिट हमें उठाना चाहिए। तो ये देखिए ये ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हमें यहाँ दिखाई दे रहे थे, जिसमें 39 देखिए 39 ऑल ओवर 40% के अप्रॉक्स।
ऑल ओवर यहाँ डाटा दिखाई दे रहा है। अगर यही स्ट्रैटेजी एज इट इज़ आपको लाइव करनी है तो आप ये ऑल स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कैनरा बैंक और यस बैंक को हटा सकते हैं। मैं फिलहाल सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिप्लॉय ऑल करता हूँ। क्वांटिटी आप कर लीजिए अपने हिसाब से जो आपको लगानी है, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपको मेंटेन करना है। टेक लाइव आप यहाँ से कर सकते हैं, पेपर ट्रेड आप यहाँ से कर सकते हैं डेमो ट्रेडिंग के लिए। मैं यहाँ करता हूँ टेक लाइव। अभी दोस्तों एज इट इज स्ट्रैटेजी लाइव हो गई है। जब भी कंडीशन मैच होगी इन स्टॉक्स के ऊपर आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपको क्लिक करना है और एंट्री लेनी है और एग्जिट लेना है, सिर्फ इतना काम रह जाता है। तो ये दोस्तों बड़ी सिंपल सी चीज़ थी जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 4 5 दिन की ट्रेडिंग के अंदर। फिलहाल आपको इसको सिर्फ पेपर ट्रेड करना है और डेमो ट्रेडिंग करके चेक करना है कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।